हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम विधानसभा डिस्कस करने वाले हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने विधान परिषद डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं ज्यादा देरी ना करते हुए। हमारे प्रीवियस वीडियो को देखने के लिए जो इंडियन पॉलिटी लूसेंट की बुक से हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमने प्लेलिस्ट बना दी है आप लोगों के लिए, लूसेंट जीके इंडियन पॉलिटी की। तो उसमें जाके आप आसान तरीके से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ज्यादा देरी ना करते हुए। तो बात करेंगे हम विधानसभा की। विधानसभा को इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं फ्रेंड्स। असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। काउंसिल कहा जाता है विधान परिषद को, और असेंबली कहा जाता है विधानसभा को। तो ये याद रखना, इंग्लिश वाला नाम पूछा जा सकता है। विधानसभा जो होता है वो राज्य का निम्न सदन, जैसे विधान परिषद उच्च सदन होता है वैसे ही राज्य में जो होता है विधानसभा जो है वो निम्न सदन कहलाता है। निचला सदन या निम्न सदन, जैसे कि हमने संसद पढ़े थे, संसद में लोकसभा निम्न सदन और राज्यसभा उच्च सदन होता है, उसी प्रकार। तो हर राज्यों में विधानमंडल होती है, राज्यों में विधानमंडल। तो विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। तो जो पहला अंग होता है वो होता है विधानसभा, दूसरा अंग होता है विधान परिषद, यह हर राज्यों में नहीं होता, विधान परिषद मात्र 6 राज्यों में है, और तीसरा होता है राज्यपाल। ये 3 अंग है। और सदन पूछेगा तो 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो हम विधान परिषद डिस्कस कर लिए हैं, अब हम बात करने वाले हैं विधानसभा की। तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, वो निम्न सदन है, उसी प्रकार विधानसभा कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। किंतु विशेष परिस्थिति में राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह इसके पूर्व भी उसको विघटित कर सकता है। विघटित यानी भंग कर सकता है, विघटित यानी बंद कर सकता है, तोड़ सकता है, भंग हो सकती है। यानी ये एक प्रकार का अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन है, ये भंग किया जा सकता है। राज्य में सरकार की अगर बहुमत ना, पार्टियों का बहुमत ना मिलने पर यह भंग भी किया जा सकता है। तो समझ में आ गया, ये भंग, ये विधानसभा एक अस्थायी सदन है। विधानसभा के सत्रवासन प्रोगेशन के आदेश राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं। जो सत्रवासन जो सत्र होते हैं विधानसभा में, 6 महीने का अंतर होता है एक सत्र के बीच में, 2 सत्र के बीच में 6 महीने का अंतर। तो जो राज्यपाल के आदेश द्वारा सत्रवासन यानी सत्र को समाप्त और उसका प्रारंभ, सत्र का प्रारंभ और सत्र का समापन राज्यपाल के आदेश द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट डिस्कस करेंगे। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। जैसे हमने पढ़े थे संसद के टाइम पे लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए आयु सीमा 25 वर्ष है, उसी प्रकार विधानसभा में कितनी है? 25 वर्ष है। तो आपको समझ में आ गया, आप विधानसभा में निर्वाचित या चुनाव लड़ना है तो आयु सीमा 25 वर्ष रखी गई है। अगर आपको कभी पूछा मुख्यमंत्री बनने के लिए कितनी, तो मुख्यमंत्री जो होता है विधानसभा का ही सदस्य होता है, तो मुख्यमंत्री बनने के लिए भी 25 वर्ष है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। विधान परिषद का 30 था, इसका 25 है। प्रत्येक राज्य के विधानसभा में कम से कम 60 सीट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रत्येक राज्य में जितनी भी विधानसभाएं हैं, विधानसभाओं में कम से कम 60 सीट और अधिक से अधिक 500 सदस्य होते हैं। यानी 500 से अधिक नहीं हो सकते, अधिक से अधिक कितने होते हैं? 500 सदस्य होते हैं। तो याद रखना है, कम से कम 60 हो सकते हैं और अधिक से अधिक 500 हो सकते हैं। ये समझ में आया दोस्तों? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्य में जो विधानसभा होती है उसमें कम से कम कितनी सीटें होती है? तो कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सीटें हो सकती है। जैसे हमारा मध्य प्रदेश का हूं मैं, तो मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें, उसी प्रकार। कोई दिक्कत समझ में आ गया। लेकिन अपवाद देखो, गोवा, मिजोरम और सिक्किम, यहां पे विधानसभा की सीटें 50 से भी कम है। ये ऐसे राज्य हैं यहां विधानसभा की सीटें 50 से भी कम है, इसका मतलब ये अपवाद राज्य है। तो क्यों अपवाद है? उसका भी कारण है। अनुच्छेद 370 तो हट गया, 371 के तहत इनको विशेष राज्य का दर्जा की व्यवस्था की गई है। इस कारण इनको विशेष राज्य का दर्जा है। जैसे गोवा को पूछा जा सकता है, गोवा को अनुच्छेद 371 आई के तहत, अनुच्छेद 371 आई, इसमें भी ABCD है, तो उसी प्रकार आई के तहत विशेष राज्य का दर्जा है। मिजोरम को अनुच्छेद 371 जे के तहत, जी के तहत विशेष राज्य का दर्जा है। उसी प्रकार सिक्किम को अनुच्छेद 371 एफ के तहत,
एक्ट के तहत विशेष राज्य का दर्जा हासिल है, इस कारण भी यहाँ पे सीटें कम हैं, क्योंकि उनको विशेष राज्य कुछ उनके अधिकार दिए गए हैं, क्योंकि कुछ विशेष अधिकार उनको सौंपे गए हैं ये राज्यों को, है ना। तो इसलिए भी यहाँ पे थोड़े से अपवाद है ये राज्य, और यहाँ पे सीटें कम है। लेकिन हमको जो परीक्षा में पूछा जाएगा वो याद रखना है, कम से कम 50 नहीं 60, मैंने बता दिया गलत, तो 60, कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500, ये याद रख लो, विधानसभा की सीटें पूछी जा सकती है। बात करेंगे नेक्स्ट फैक्ट की, तो विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है। यह अनुच्छेद 332 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 332 में लिखा हुआ है कि विधानसभा में एसटी और एससी के आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। विधानसभा में एसटी और एससी के आरक्षण विधानसभा के चुनाव में या विधानसभा सीटों में, विधानसभा में एसटी एससी के आरक्षण के बारे में दिया हुआ है अनुच्छेद 332 में, तो याद रखना है ये पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 332 विधानसभा में एसटी एससी को आरक्षण के बारे में बताया गया वहां पे। नेक्स्ट बात करेंगे, विधानसभा की अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष का चुनाव करने का अधिकार सदन को होगा। जो सदन होगा, विधानमंडल होगी, उसका जो सदन होगा विधानसभा, उनको यह अधिकार होगा कि विधानसभा का एक अध्यक्ष चुने और उसकी बैठक का संचालन करता है। जो अध्यक्ष होता है उसकी बैठक का संचालन, कब विधानसभा की बैठक रहेगी कब नहीं रहेगी, उसका संचालन जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है उसके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा विधानसभा का एक उपाध्यक्ष भी होता है, याद रखना है, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। और इसके अलावा विधानसभा में एक प्रोटेम स्पीकर भी होता है, प्रोटेम स्पीकर भी होता है। जब विधानसभा का अध्यक्ष अवकाश में हो या उसका पद खाली हो तो पूरा संभालने का रोल प्ले करता है कौन, प्रोटेम स्पीकर। तो इनके बारे में भी आपने पढ़े होंगे कि आप जिस राज्य के होंगे तो वहां पे कौन है ना। साधारण विधानसभा अध्यक्ष सदन में मत नहीं करता। जो विधानसभा अध्यक्ष बनाता है वो सदन जो होता है, विधानसभा का जो सदन होता है सदन में मत नहीं करता, किंतु सदन में मत बराबर में बढ़ जाए तो, किंतु मत जो होता है, जो वोटिंग होती है वो बराबर में बढ़ जाए, जो सदन होगा, मान लो विधानसभा है, विधानसभा में जो जितनी भी सीटें है ना जो राज्यों की, तो उस राज्य में जो सदन होगा मान लो आधे इधर बराबर हो गए, बराबर में बढ़ जाए, तो विधानसभा अध्यक्ष जिसको वोट देगा उसका बहुमत ज्यादा हो जाएगा, वो जीत जाएगी, तो उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। लेकिन जब वोटिंग बराबर हो जाए, जब वो अपना वोट देके जिधर साइड भी वोट देगा उधर साइड का बहुमत हो जाएगा, उसका पक्ष हो जाएगा। समझ में आ गया, क्योंकि बराबर हो जाएगा तो जिधर जाएगा उधर का ही जीत। समझ में आ गया, बहुत आसान है। तो ये है मत देने का अधिकार नहीं है, लेकिन मत देने का अधिकार कब है, जब बराबर हो गए, बराबरी में बढ़ गया है, मान लो कोई निर्णय बराबर में बढ़ गया है, तो फिर ये जिसके तरफ निर्णय देगा उसका निर्णय मत होगा, निर्णय मत होगा, फिर वही सही होगा। तो समझ में आ गया। जब कभी अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, जब भी अध्यक्ष बनेगा जो भी इंसान, जो भी तो उन्हीं में से बनते हैं, तो अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव विचारहीन हो तो उस समय वह सदन की बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा। मान लो सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, कदाचार के आधार पर, है ना, या दुर्व्यवहार के आधार पर, जो भी कह सके सही ढंग से नहीं है अध्यक्ष, तो उसको हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है, तो वहां सदन की बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा, सदन की बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा, अध्यक्षता करेगा उपाध्यक्ष, और उपाध्यक्ष भी नहीं है तो प्रोटेम स्पीकर संभालेगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाएगा, किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाएगा अथवा नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष ही करता है। याद रखना है, राज्यों में धन विधेयक केवल और केवल सबसे पहले विधानसभा में ही पेश किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, धन विधेयक विधानसभा में ही पेश किया जाता है। याद रखना है, विधानमंडल यानी राज्यों में विधानसभा में ही सर्वप्रथम पेश किया जाता है, ना कि विधान परिषद में। विधानसभा में ही सर्वप्रथम जो मनी बिल होता है, धन विधेयक पेश किया जाता है। याद रखना है, सदन में बैठकों के लिए सदन के कुल सदस्यों का 10 यानी 1/10 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति यानी कोरम हेतु आवश्यक है। गणपूर्ति को कोरम भी कहते हैं, कोरम हेतु आवश्यक है। तो देखो, जितनी भी सदस्य संख्या है विधानसभा में उसका 10वां भाग अगर है तो गणपूर्ति की पूर्ति हो जाएगी और बैठक हो सकती है। तो सदन की बैठक में सदन के कुल 10वां भाग 1/10 भाग होना जरूरी है कोरम के लिए।
यानी गण पूर्ति के लिए 1/10 भाग होना जरूरी है। तो ये याद रखे, पूछा जा सकता है 1/10, है ना। हमने लोकसभा पढ़े थे, वहां भी 1/10 था और यहाँ विधानसभा में भी 1/10 है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं, देखिए हम विधानसभा के अधिकार और क्या क्या कार्य सौंपे गए हैं विधानसभा को, तो इसको डिस्कस करते हैं। देखिए अब हम डिस्कस करेंगे विधानसभा के अधिकार और क्या कार्य, विधानसभा को क्या क्या अधिकार और क्या क्या कार्य हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम विधि निर्माण। जो विधि का अगर निर्माण करना है तो उसके संबंधित कार्य, तो देखिए इसे राज्य सूची से संबंधित विषयों पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार प्राप्त है। जो राज्य सूची है, हमने अनुसूची 7वीं पढ़े थे जिसमें राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची पढ़े थे। तो जो राज्य सूची है, राज्य सूची के अंतर्गत संबंधित जितने भी विषय हैं उन पर संबंधित विधि निर्माण का अनन्य अधिकार प्राप्त है। तो समझ में आ गया, राज्य सूची से संबंधित विषयों पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार प्राप्त है। किसको? विधि निर्माण, यानी विधानसभा के अधिकार हैं ये विधानसभा को, है ना, यानी विधानमंडल को प्राप्त है। विधानमंडल राज्य सूची से संबंधित इसमें कानून बना सकती है और केंद्र सूची में जो विषय दिए रहते हैं उसमें संसद कानून बनाती है। देखिए सेकंड, समवर्ती सूची के संबंध में विषयों पर संसद की तरह विधानमंडल भी विधि निर्माण कर सकती है। जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची का मतलब जिसमें केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी दोनों मिलके, यानी संसद की तरह, जैसे संसद बना सकती है वैसे ही विधानमंडल भी, राज्यों में विधानमंडल होता है, विधानमंडल भी विधि निर्माण पर कर सकती है। किंतु यदि दोनों पर निर्मित विधियों में परस्पर विरोध की सीमा तक संसदीय विधि विचाराधीन होगा। कहने का मतलब यह है, दोनों के द्वारा विधियों से परस्पर विरोध की सीमा, मान लो विरोध की सीमा तय हो गई है, तक संसदीय विधि विचारणीय होगा। तो जो संसदीय विधि होगी वो विचारणीधीन या विचारणीय होगा, उसको ज्यादा विचार किया जाएगा। समझ में आ गया, विधि निर्माण कर सकती है ये किसके? राज्य सूची के संबंध में, है ना, और समवर्ती सूची में जो विषय दिए हैं उसके संबंध में भी विधि बना सकती है, नियम कानून बना सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं वित्तीय विषयों से संबंधित प्रक्रिया, जो धन दौलत वाली, पैसे वाली, जो वित्तीय विषयों से संबंधित प्रक्रिया पर, तो राज्य विधानमंडल राज्य सरकार की वित्तीय अवस्था में पूर्णता नियंत्रण रखता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा बजट प्रस्तुत किया जाता है। आप देखे होंगे न्यूज में चलते रहता है ना। तो सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा बजट प्रस्तुत किया जाता है विधानमंडल के समक्ष राज्य में, जिसमें शासन की आय और व्यय का विवरण रहता है। शासन की, जो शासन कर रही है जो सरकार, उसकी आय और व्यय का विवरण रहता है। बजट वित्त मंत्री द्वारा रखा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। राज्य का जो वित्त मंत्री होता है वो बजट को प्रस्तुत करता है। उसके बाद देखिए, कोई धन विधेयक प्रारंभ में विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जाता, ये याद रखना है। जब विधानसभा किसी धन विधेयक को पारित कर देता है, जब यह विधान परिषद के पास भेजा जाता है, जो धन विधेयक होता है, मनी बिल, वो केवल सबसे पहले विधानसभा में पेश किया जाता है और विधानसभा में पारित होने के बाद वो विधान परिषद में भेजा जाता है। विधान परिषद को 14 दिन के भीतर विधानसभा को लौटाना पड़ता है। 14 दिन अपने पास रखता है वो, और 14 दिन के पास विधानसभा को लौटाना पड़ता है। विधान परिषद उस विधेयक के संबंध में किसी भी संस्तुतियों को दे सकता है, अगर विधान परिषद को लगता है तो। किंतु वह ना तो उसके अस्वीकार कर सकता है, जो विधान परिषद होता है ना उसको अस्वीकार कर सकता है और ना उसमें संशोधन कर सकती है, और ना ही संशोधन कर सकती है। समझ में आया? विधानसभा द्वारा पारित किए गए 14 दिनों के बाद विधेयक को पुनः दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है और राज्यपाल को उस पर अपनी सहमति देनी पड़ती है, उस पर अपनी सहमति देनी पड़ती है ना, जो विधेयक होता है उस पे। तो ये समझ में आएगा दोस्तों, पैराग्राफ बहुत आसान है। धन विधेयक केवल सर्वप्रथम कहाँ पेश किया जाता है? विधानसभा में, है ना। फिर विधान परिषद में जाता है, विधान परिषद में 14 दिन का समय दिया जाता है उसको, 14 दिन वो फिर उसके बाद लौटाता है। ये समझना है, ये पेपर में आते रहते हैं यहाँ से MCQ के रूप में। अब बात करेंगे कार्यपालिका पर नियंत्रण। जो राज्य की कार्यपालिका है उसमें क्या नियंत्रण रखती है विधानसभा? तो देखिए, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सामूहिक रूप से विधानसभा, जैसे हमने केंद्र में पढ़े थे, सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल
लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जब भी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, जब भी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो समुच्चय मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। तो समुच्चय जितना भी मंत्रिपरिषद बना हुआ है उसको त्याग पत्र देना पड़ता है। समझ में आ गया। अब बात करेंगे संवैधानिक संशोधन की बात। तो संघीय स्वरूप को प्रभावित करने वाला कोई भी संवैधानिक संशोधन विधेयक यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है, कौन सा? संघीय स्वरूप को प्रभावित करने वाला, संघीय स्वरूप जो हमारा विधानसभा विधान परिषद है, जो दो बॉडी चलती है, दो अंग है ना, सदन है, दो अंग है, तो उसको प्रभावित करने वाला कोई भी संविधान संशोधन विधेयक यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है तो आधे से अधिक राज्य के विधानमंडल द्वारा उसकी पुष्टि आवश्यक है। आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल द्वारा उसकी पुष्टि आवश्यक है। तो समझ में आ गया हमने क्या क्या पढ़े। यहाँ पे हमने पढ़े विधानसभा के अधिकार और कार्य। तो विधि निर्माण करने का कार्य वित्तीय विषयों संबंधित प्रक्रिया और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, और संवैधानिक संशोधन की बात कही गई है, ये विधानसभा के कार्य है। विधानसभा में बताना भूल गया था आपको, विधानसभा अनुच्छेद 170 में राज्यों के लिए एक विधानमंडल होगा। जो राज्य होंगे, विधानसभा के गठन की बात की गई है, सॉरी विधानमंडल नहीं, 169 में विधान परिषद है, 168 में विधानमंडल है। अनुच्छेद 170 में लिखा हुआ है कि विधानसभा का गठन अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है, ये याद रखना है। अब देखिए विधानसभा और विधान परिषद की सदस्य संख्या यहां दी हुई है फ्रेंड्स। विधानसभा और विधान परिषद की यहां सदस्य संख्या दी हुई है जिनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए याद रखना है इन सबको। सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? विधानसभा की। तो विधानसभा की सर्वाधिक संख्या है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जनसंख्या के अनुसार ही बनाई जाती है, और सर्वाधिक जनसंख्या वर्तमान में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 403 सीट है उत्तर प्रदेश में विधानसभा की। और विधान परिषद की भी सर्वाधिक सीट कहां पर है? उत्तर प्रदेश में, ये 99। तो दोनों को साथ में याद रख सकते हैं आप। 403 जो है उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटें हैं, और 99 विधान परिषद की वहां पे सीटें हैं। उसके बाद बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा की सीटें हैं, 294 विधानसभा की सीटें हैं दोस्तों। तो याद रखना है 294 विधानसभा की सीटें हैं पश्चिम बंगाल में। महाराष्ट्र में कितनी है? तो महाराष्ट्र में 288 सीट है। महाराष्ट्र में 288 सीट है विधानसभा की, तो इसको याद रखें। और महाराष्ट्र में भी विधान परिषद है। विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है, तो विधान परिषद में की 78 सीट है महाराष्ट्र में। तो याद रखना पड़ेगा आपको, महाराष्ट्र में 288 और 78 विधान परिषद की सीट है। बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में 243 और 75 सीट विधान परिषद की है। तो 243 243 सीट है, याद रखना है। और विधान परिषद की 75 सीट है, तो ये याद रखना है। देखिए आप जिस राज्य के हैं तो आपको उस राज्य की तो पता ही रहती है ना, लेकिन फिर भी दूसरे राज्यों की भी कुछ काम की जो न्यूज़ में चर्चा में रहती है वही परीक्षा में पूछी जाती है। बात करेंगे तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में 334 विधानसभा सीटें हैं दोस्तों। 334 विधानसभा सीटें हैं, तो इसको भी याद रख सकते हैं। जैसे मैं मध्य प्रदेश का हूं, तो मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं, 230 विधायक चुन के जाते हैं, तो 230 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश में। कर्नाटक में देखिए 224 विधानसभा सीटें, कर्नाटक जो राज्य है हमारा, वहां पे 224 विधानसभा सीटें, और वहां पे विधान परिषद भी है, तो वहां 75 सीट विधान परिषद की है। तो ये भी आपको रखना है याद। बात करेंगे राजस्थान की, तो राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ कोई ट्रिक व्रिक वाला काम नहीं है, आपको समझ को विकसित करनी होगी आपकी। गुजरात में 182 सीट है विधानसभा की। गुजरात राज्य जो है हमारा, उसमें 182 सीट है विधानसभा की, तो याद रखना है। आंध्र प्रदेश में 175 सीटें हैं दोस्तों, 175 लोग चुन के जाते हैं, समझ लो विधानसभा से वहां पे, तो 175 सीटें हैं आंध्र प्रदेश में 175। और आंध्र प्रदेश में विधान परिषद भी है, इसलिए 50 सीट विधान परिषद को भी दिया गया है, विधान परिषद को भी दिया गया है, तो याद रखना है। उड़ीसा की बात करते हैं, 147 सीटें हैं, उड़ीसा में 147 सीटें हैं। केरल में 140 सीटें दोस्तों। आसाम की इंपॉर्टेंट है, आसाम
आसाम में 126 सीट है। जो लोग आसाम के हैं तो वो जानते होंगे, आसाम में 126 विधानसभा सीटें। और तेलंगाना जो राज्य हमारा 29वें नंबर का बना था, इसमें 119 सीटें हैं दोस्तों, 119 सीटें हैं और 40 विधान परिषद की सीटें हैं। तो याद रखना है, तेलंगाना भी चर्चा में रहता है। तो 119 और 40 विधान परिषद की बात करेंगे दोस्तों। पंजाब की, पंजाब में 117 सीटें हैं, पंजाब में 117 सीटें हैं विधानसभा की, 117 सीट 117 याद रख लीजिए। हरियाणा और छत्तीसगढ़ में दोनों बराबर सीटें, ऐसा बराबर वाला भी पूछा जा सकता है कभी, इसलिए याद रखना है हरियाणा और छत्तीसगढ़ जो है दोनों में 90-90 सीटें, 90-90 सीटें विधान परिषद की है। झारखंड में 81 सीटें हैं, झारखंड भारत का 28वां राज्य था और यहाँ पे 81 सीटें हैं। उत्तराखंड जो है वहां 70 सीटें हैं विधानसभा की, 70 सीटें, ट्रिक नहीं बताई जा रही है, याद आपको रखना है। हिमाचल प्रदेश में 68, हिमाचल प्रदेश में 68, हिमाचल प्रदेश में कितनी है? 68 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश के बाद देखिए आप जो उत्तर पूर्वी भारत के राज्य हैं, जैसे मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, यहाँ 60-60 सीटें हैं दोस्तों। तो सब 60-60 सीटें, तो क्वेश्चन बन सकता है कभी 60-60 सीटें कौन से राज्य में है ना। कम से कम सीटें कितनी होना चाहिए? तो 60। तो 60-60 सीटें कहां पर है? मणिपुर में है, मेघालय में है, त्रिपुरा में है, अरुणाचल प्रदेश में है, नागालैंड में है। जो उत्तर पूर्वी भारत के जो राज्य हैं वहां 60 सीटें हैं विधानसभा की। याद रखना है आपको नाम, आसाम को छोड़ के। उसके बाद देखिए मिजोरम अपवाद है, मिजोरम और गोवा में 40-40 सीटें हैं, मिजोरम और गोवा में 40-40 सीटें हैं। यहां भी मैंने बताया था, है ना, ये अपवाद है। क्यों? गोवा को 371 के तहत 371 आई के तहत विशेष राज्य का दर्जा है, मिजोरम को भी अनुच्छेद 371 जी के तहत विशेष राज्य का दर्जा है, और सिक्किम को भी अनुच्छेद 371 एफ के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, इसलिए थोड़े से अपवाद है ना। तो देखिए आखिरी में मिजोरम में 40 सीटें हैं दोस्तों, याद रखना है। गोवा में भी 40 है, दोनों साथ में याद रख लो। उसके बाद बात करेंगे सिक्किम की। सिक्किम में मात्र 32 सीटें हैं विधानसभा की। सिक्किम जो राज्य है हमारा, वहां मात्र 32 सीटें हैं विधानसभा की। तो ये सीटें याद रखना है आपको, कभी कभी पूछ लिया जाता है। आप जिस राज्य के हैं तो स्टेट लेवल की जो एग्जाम होती है वहां तो आता ही आता है, लेकिन अदर एग्जाम में कभी पूछ लिया गया तो इसलिए इसको रखना है आपको याद। विधान परिषद 6 राज्यों में है, विधान परिषद की 6 राज्यों की याद रख लीजिए, और बाकी इनको सबसे ज्यादा कहां पर है ना, अपवाद कौन से हैं जो 60 से कम है, इनको याद रखना है। उसके अलावा देखिए जो संघीय प्रदेश होते हैं, संघीय प्रदेश का मतलब ये होता है वहां केंद्र का भी राज होता है और वहां पे अपनी उनकी खुद की विधानसभा भी होती है, इसलिए विधानसभा है तो वहां पे विधानसभा सीटें भी होंगी। तो देखिए जम्मू कश्मीर हाल ही में विधानसभा बना है, वहां पे केंद्र शासित बना था, तो वहां विधानसभा सीटें भी दी गई है, तो 114 है। तो याद रखना पड़ेगा आपको, 114 है। दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें, और पुदुचेरी जो है हमारा केंद्र शासित प्रदेश, वहां भी 30 विधानसभा सीटें। इसका मतलब भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 8 में से 3 ऐसे हैं दोस्तों, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, यहां विधानसभा है। विधानसभा इसलिए इसको हम बोल सकते हैं संघीय प्रदेश या संघ शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश या संघीय प्रदेश कह सकते हैं। समझ में आ गया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे क्या लिखा है यहाँ पे, जम्मू कश्मीर की विधानसभा में उपराज्यपाल द्वारा, वहां पे उपराज्यपाल होएगा एक, है ना, तो उपराज्यपाल द्वारा 2 महिला सदस्यों को मनोनयन कर सकता है। 2 महिला सदस्यों को मनोनयन का मतलब नॉमिनेट, राज्यपाल जो है वहां राज्यपाल नहीं होता, वहां उपराज्यपाल होता है, तो उपराज्यपाल जो नॉमिनेट कर सकता है। समझ में आ गया। आगे पढ़ेंगे हम केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे निर्वाचन संबंधित अधिकार देख लेते हैं। तो निर्वाचित संबंधित अधिकार में मैंने आपको बताया था, राष्ट्रपति के निर्वाचन में जितना मताधिकार संसद के दोनों सदनों का होता है, संसद के दोनों सदनों से सदस्यों का प्राप्त होता है, उतना ही राज्य के विधानसभा से निर्वाचित होने वाले सदस्यों को भी होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा भी तो भाग लेती है, तो विधानसभा प्लस दिल्ली और पुदुचेरी प्लस जम्मू कश्मीर, इनको भी जोड़ दिया गया बाद में। तो समझ में आ गया, वही बात बताने की कोशिश किया, ये फैक्ट नहीं और कुछ नहीं है।
देखो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का वेतन दिया हुआ है, मासिक वेतन। तो ये वाला लेक्चर मैंने एक वीडियो में प्लस करके डाल चुका हूं, लेकिन यहां भी डिस्कस कर लेते हैं। राष्ट्रपति का वेतन 2017 में बढ़ा दिया गया है। पहले राष्ट्रपति का वेतन 1,50,000 हुआ करता था, अब वर्तमान में 5 लाख है। उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए है मासिक, है ना। पहले 1,10,000 हुआ करता था। लोकसभा का अध्यक्ष का वेतन पहले 1,10,000 हुआ करता था, अभी 4 लाख हो गया है ना। राज्यपाल का वेतन 3,50,000। राज्यपाल का वेतन पहले 1 लाख रुपए प्रति माह हुआ करता था। एक 1,10,000 प्रति माह हुआ करता था। ये वर्तमान का देखो, बस पुराना छोड़ो, है ना। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपए। जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। उसके बाद देखिए सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, अन्य होते हैं ना, वहां पे 2,50,000 है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश 2.5 लाख रुपए, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश 2,25,000 है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो केग होता है उसको 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। 2.5 लाख, देखो यहाँ भी 2.5 लाख लिखा हुआ था। जो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके बराबर का वेतन मिलता है इसको। मुख्य चुनाव आयुक्त को 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। और जो भारत का महान्यायवादी होता है उसको भी 2.5 लाख रुपए। तो ये याद रखना है, वेतन वर्तमान के पूछे जा सकते हैं, और इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने एक वीडियो में डाल चुका हूँ, डिटेल में डिस्क्राइब किया था। आगे चलते हैं अब हम यहाँ पे शपथ और त्याग पत्र की बात की गई है। कौन किसको देता है और कौन लेता है, कौन क्या करता है, उसके बारे में बात की गई है। तो राष्ट्रपति को, तो देखिए अब यहाँ शपथ और त्याग पत्र की बात कही गई है कि शपथ कौन दिलाता है और अगला वाला त्याग पत्र किसको देता है। तो बात करेंगे राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति को शपथ जो होता है, शपथ हर समय ऊपर वाला दिलाता है, ऐसे याद रखना है। ऊपर बैठा है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, तो राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। और राष्ट्रपति को अगर त्याग पत्र देना है तो वो उपराष्ट्रपति के पास जाता है। ए लो, पकड़ो, नहीं रहना मेरे को, साइन वाइन मार के त्याग पत्र। समझ में आ गया। मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है, और राष्ट्रपति को वो त्याग पत्र देना है तो उपराष्ट्रपति के पास जाता है। अब बात करेंगे हम उपराष्ट्रपति की। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, और वो त्याग पत्र भी उसी को देता है। किसको? राष्ट्रपति को। शपथ जो दिला रहा है उसी को त्याग पत्र। आ गया समझ। अब जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल को उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। राज्यपाल को जिस राज्य का भी राज्यपाल बनाया गया है उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश जो होता है, हाई कोर्ट का जज, मेन जज, वो उसको शपथ दिलाता है। जबकि राज्यपाल को अगर त्याग पत्र देना है तो राष्ट्रपति को देता है, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और वो लेके जाता है उसके पास, वो राष्ट्रपति को ही देता है। आगे समझ। यही वाला पूछा जाता है दोस्तों, राज्यपाल वाला बार बार याद रखना है। अब बात करेंगे हम मुख्य न्यायाधीश की। जो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, और राष्ट्रपति को ही त्याग पत्र देता है वो, कि बब्बा मैं नहीं रह सकता, ये लो पकड़ो, संभालो अपना रोल, है ना। तो समझ में आ गया, पद खाली हो गया, भरो, है ना। तो ये मुख्य न्यायाधीश जो होता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, यानी उसको शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, और त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देता है। अब बात करेंगे प्रधानमंत्री की। तो प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, और प्रधानमंत्री को अगर छोड़ना है अपना पद तो राष्ट्रपति को ही अपना त्याग पत्र या इस्तीफा देता है, याद रखना है। अब लोकसभा अध्यक्ष की बात करते हैं। तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो शपथ नहीं होता उसका। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है ना। वो शपथ नहीं लेता। शपथ क्यों नहीं लेता? जब वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होता है उसी समय सब साथ में शपथ लेते हैं ना, जब ही वो शपथ ले लेता है, याद रखना है। लोकसभा का अध्यक्ष वही शपथ ले लेता है जब वो निर्वाचित होता है, और वही सदस्य, लोकसभा के सदस्य में से एक को अध्यक्ष चुना जाता है। तो जब वो अध्यक्ष बनता है वो शपथ नहीं लेता, शपथ का कोई उल्लेख नहीं है।
लोकसभा के अध्यक्ष के शपथ का कोई उल्लेख नहीं है, याद रखना है। वो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना है। अब बात करेंगे मुख्यमंत्री की। देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री की बात करते हैं अब। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, याद रखना है। मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल करता है। साधारण वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। जिस दल का बहुमत ज्यादा होता है उसका प्रधान, जो उसका मुख्यमंत्री, पूरे मंत्रियों में जो मुख्य होता है, मेन मंत्री होता है, उसे ही मुख्यमंत्री कहते हैं। इसका मतलब विधानसभा में बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री होता है, ये याद रखना है। मुख्यमंत्री का शासन का प्रवक्ता होता है। जो राज्य सरकार की, जो राज्य में जो शासन होता है उसका प्रवक्ता का मतलब अच्छी तरह से समझाने वाला। ये किसको समझाता है? राज्यपाल को समझाता है। मुख्यमंत्री ही शासन का प्रमुख प्रवक्ता होता है और मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता भी करता है। जो मंत्री परिषद बनाया जाता है राज्यों में, वो जो मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता भी मुख्यमंत्री के द्वारा ही की जाती है। मंत्री परिषद के निर्णय को मुख्यमंत्री ही राज्यपाल तक पहुंचाता है। जो मंत्रिमंडल बैठता है और जो मंत्रिमंडल निर्णय लेता है, वो निर्णय को राज्यपाल तक मुख्यमंत्री ही पहुंचाता है, ये याद रखना है। एक नोट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूछा ही जाते रहता है। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, 51वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते रहता है। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिमंडल के आकार की बात की गई है कि आपका मंत्रिमंडल कितना बड़ा हो सकता है, उसकी भी कुछ सीमाएं तय की गई है। तो ऐसा पहले नहीं था। 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का, जो राज्य में विधानसभा होगी उसकी कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। 15% से अधिक नहीं होगी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। 15% से अधिक नहीं होगी। लेकिन मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिमंडल की कुल संख्या 12 से कम भी नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम, कम से कम मंत्री बनाना है तो 12 बना सकते हैं, और अधिकतम कितनी बना सकते हैं? तो अधिकतम उस राज्य की विधानसभा, जैसे हम बात करें मध्य प्रदेश में विधानसभा में 230 सीट है, तो 230 का 15% निकाल लो, 15/100। तो इसको जब आप काट पीट करोगे तो आंसर आएगा 34.5 यानी 35 कह सकते हैं। यानी 35 मंत्री से ज्यादा मंत्री नहीं बन सकते। अगर मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का गठन करेंगे, वैसे कभी कभी तो 35 भी नहीं रहते, तो ये संविधान में सीमा तय कर दी गई है। ये प्रावधान कर दिया गया है कि जिस राज्य में जितनी भी विधानसभा है, उस राज्य का केवल 15% ही मंत्री बन सकते हैं, मुख्यमंत्री सहित। और कम से कम कितनी होगी? तो कम से कम 12 होगी। यही प्रावधान लोकसभा में भी था। हमने जब संसद पढ़ रहे थे, जब संसद में हम मंत्रिमंडल पढ़े थे, वहां भी 15% ही रखा गया है ना। तो ये याद रखना है, डायरेक्ट पूछा जाता है। कम से कम कितना और अधिक से अधिक 15%, कौन सा संविधान संशोधन, ये सब चीज याद रखना है, ये पूछा जाते रहता है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट फैक्ट की। देखिए, नेक्स्ट फैक्ट डिस्कस करेंगे। जब भी राज्यपाल कोई बात मंत्री परिषद तक पहुंचाना चाहता है तो वह मुख्यमंत्री के द्वारा ही कार्य करता है। वो मुख्यमंत्री के द्वारा ही कार्य करता है। जब भी राज्यपाल की कोई बात है वो मंत्री परिषद तक पहुंचाना चाहता है तो मुख्यमंत्री के द्वारा ही कार्य करता है। राज्यपाल के सारे अधिकार का प्रयोग मुख्यमंत्री भी ही करता है। राज्यपाल को जितने भी अधिकार दिए गए हैं उनका प्रयोग मुख्यमंत्री करता है, याद रखना है, पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित करता है। ये कार्य मुख्यमंत्री के क्या कार्य होंगे, क्या कर्तव्य होंगे, उनको परिभाषित करता है अनुच्छेद 167। अब हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में कि केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं, इसको देख लेते हैं इस लेक्चर में साथों साथ। तो केंद्र शासित प्रदेश बहुत सुने होंगे आपने, आप तो राज्य सुनते हैं, राज्य होते हैं। केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित प्रदेश या इसे संघ राज्य क्षेत्र भी कहा जाता है। इसे संघ राज्य क्षेत्र भी कहा जाता है, इसे संघ क्षेत्र भी कहा जाता है। संघ क्षेत्र इसी को कहा जाता है, जो भारत के संघीय प्रशासनिक ढांचे की एक
उप राष्ट्रीय प्रशासनिक इकाई होती है। उप राष्ट्रीय प्रशासनिक इकाई होती है। भारत के राज्यों की अपनी चुनी हुई सरकारें होती है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे भारत सरकार का शासन होता है। जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उसमें भारत सरकार का शासन होता है। भारत का राष्ट्रपति हर केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक प्रशासक या उपराज्यपाल नामित करता है। राष्ट्रपति जो होता है हर केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक प्रशासक या राज्यपाल नामित करता है। वर्तमान में देखा जाए तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दिल्ली है एक खुद का, दिल्ली। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़ भी है, दादर और नागर हवेली और दमन और दीव। दादर और नागर हवेली और दमन और दीव को दोनों को मिला दिया गया है 26 जनवरी 2020 को। दादर और नागर हवेली और दमन और दीव को, जो भारत के पश्चिम भारत में स्थित है, ये दोनों को 26 जनवरी 1920 को दोनों को मिला के दोनों को जोड़ दिया गया है, इसलिए 8 हो गए हैं। और दमन इनकी राजधानी रखी गई है ना। तो ये समझ में आ गया, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव को मिला दिया गया है। लक्षद्वीप अपने आप में एक केंद्र शासित प्रदेश है। पुद्दुचेरी भी अपने आप में एक केंद्र शासित प्रदेश है। और जम्मू और कश्मीर को 5 अगस्त 2019 को, जम्मू और कश्मीर को 5 अगस्त 2019 को, है ना, जम्मू कश्मीर को 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर को तोड़ के 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख, ये दोनों को 5 अगस्त 2019 को बनाए गए थे। लेकिन अक्टूबर, कौन सा अक्टूबर? 31 अक्टूबर 2019 की बात है। 31 अक्टूबर 2019 को ये प्रभावी हुए। ये प्रभावी कब हुए? 31 अक्टूबर 2019 को। घोषणा हो गई थी कब? घोषित कर दिया गया था कब? 5 अगस्त 2019 को। तो समझ में आ गया, दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप, पुद्दुचेरी, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, ऐसा करके वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। समझ में आ गया, बहुत आसान है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो देखते हैं अब क्या क्या है यहां से इंपॉर्टेंट। तो देखिए, यहां देख लीजिए, केंद्र शासित प्रदेश का शासन राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है। कोई दिक्कत? राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाता है। और वहां के बारे में जहां तक उचित समझे, अपने द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से कार्य करते हैं। वहां पे एक प्रशासक नियुक्त किया जाता है जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है, उसके माध्यम से कार्य होते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली और पुद्दुचेरी और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के प्रशासन को, लद्दाख के जो प्रशासकों को, जो वहां पे प्रशासक है, प्रशासकों को उपराज्यपाल कहा जाता है। याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अंडमान निकोबार, दिल्ली, पुद्दुचेरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इनके प्रशासकों को उपराज्यपाल कहा जाता है दोस्तों। तो आप समझ में आ गया, यहां पे जो प्रशासक हैं उनको उपराज्यपाल कहा जाता है। इसके अलावा जबकि चंडीगढ़ के प्रशासक को मुख्य आयुक्त कहा जाता है, जो चंडीगढ़ है हमारा केंद्र शासित प्रदेश, वहां के प्रशासक को मुख्य आयुक्त कहा जाता है। इस समय पंजाब का राज्यपाल ही चंडीगढ़ का प्रशासक यानी मुख्य आयुक्त है। तो क्या होता है, जो पंजाब का राज्यपाल होता है वही चंडीगढ़ का प्रशासक यानी मुख्य आयुक्त होता है। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे हम अनुच्छेद 39 अनुच्छेद 339 का और 5 के तहत विधायी व्यवस्था, संघ राज्य क्षेत्र यानी दिल्ली और पुद्दुचेरी के मुख्यमंत्री। तो देखो, विधानसभा कहां का है? दिल्ली में विधानसभा है, पुद्दुचेरी में विधानसभा है, जम्मू कश्मीर में विधानसभा है, इसलिए इनको हम संघ शासित प्रदेश बोल सकते हैं। संघ शासित, क्योंकि यहां पे केंद्र, संघ शासित प्रदेश भी कह सकते हैं क्योंकि यहां पे केंद्र और विधानसभा, केंद्र और राज्य दोनों हैं। बाकी को हम केंद्र शासित प्रदेश कह सकते हैं क्योंकि वहां सिर्फ केंद्र का शासन है, लेकिन इनको हम बोल सकते हैं संघ शासित प्रदेश, काहे कि यहां पे केंद्र भी है और राज्य भी है। तो अब वहां पे विधानसभा होगी, तो विधानसभा में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है ना। जो मंत्री होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत
पर पद धारण करता है। मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। अनुच्छेद 339 का 6 के तहत, 5 के तहत ये बात कही गई है और 6 के तहत ये बात। तो इस तरीके से हमारा लेक्चर समाप्त होता है, जिसमें हमने बहुत कुछ डिस्कस किए। अब अगले लेक्चर में हम केंद्र और राज्य के बीच क्या क्या संबंध दिए गए हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा लें। निश्चित ही लूसेंट पूरा कंप्लीट करेंगे, थोड़ा बहुत और बचा है। धन्यवाद।